जय श्री राम बच्चों। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बच्चों लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को फ्रिक्शन का टॉपिक पूरा खत्म करवा दिया था। अरे याद है कि भूल गए? आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड एंड ऑन अ बैंक रोड। ये उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जितना प्रोजेक्टाइल था पिछले चैप्टर में। समझ में आ गया? लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों क्या है, इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसके बारे में पहले भी मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में होता है तो उसको सर्कुलर मोशन में मेंटेन रखने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बात समझ में आ गई? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, आज घर जाना, एक पत्थर को या किसी भारी ऑब्जेक्ट पे ऐसे धागा या रस्सी लपेट के उसको टाइट करके लटका के और उसको जोर जोर ऐसे ऐसे घुमाना गोल गोल। समझ में आ रहा है? अब आप चेक करना कि वो पत्थर हमेशा सर्कुलर पाथ से बाहर भागना चाह रहा है। क्या वो सर्कुलर मोशन में रहना चाहता है? नहीं, वो कहां जाना चाहता है? बाहर। और उसी वजह से उसको सर्कुलर मोशन में मेंटेन किसने रखा हुआ है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स ने। वो फोर्स उस रस्सी में जो हमने पकड़ी हुई है, टेंशन के तौर पे हम उसको फील कर पा रहे हैं। क्योंकि जब उसे घुमा रहे हो, चेक करो, आपको हर समय एक टेंशन फील हो रही है कि नहीं? खिंचाव महसूस हो रहा है कि नहीं? तो वही है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इट इज अ फोर्स which is required by an object to keep itself in a circular motion। ये एक ऐसा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को चाहिए तब जब वो सर्कुलर मोशन में होगा, when it is in a circular motion। बच्चों ये फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में एक्ट करता है? रेडियस वेक्टर के अलोंग, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड्स द रेडियस। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है बच्चों? रेडियस की तरफ। ऑब्जेक्ट कहां भागना चाहता है? बाहर। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ। समझ में आ गया? तभी आप उसको ऐसे करके होल्ड करके रखे हो ना रस्सी को जब वो घूम रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? अच्छा, एक और बात, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो जरा चेक करो, यहां पर अगर वो ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, तो ये इसका क्या हो गया? रेडियस। इस समय ये कहां जाना चाह रहा है? सीधा, यानी वो सर्कुलर मोशन में जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो टर्न हो जाता है। तो सर्कल में उसको मेंटेन कौन रख रहा है? यही सेंट्रीपिटल फोर्स जो रस्सी पर तुम्हें महसूस होगा, जिसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। ऑब्जेक्ट जाना चाहता है बाहर, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। समझ में आ गया? हर पॉइंट पे जब यहां पहुंचेगा तो ये सीधा जाना चाहता है, वो ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लग रहा है? सेंटर की तरफ। तो फिर ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यही चलता रहता है, क्योंकि जहां भी रस्सी टूटेगी, जिस रस्सी या धागे से जुड़ा हुआ है, अगर मान लो यहां पर ऑब्जेक्ट पहुंचा और वो रस्सी यहां पर टूट गई तो वो यहां से सीधा चला जाएगा, सर्कुलर मोशन में नहीं रहेगा। मालूम है ये चीज? और एक बात जो मैंने तुम्हें पहले भी बताई हुई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो जरा सोच के देखो, हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। देखो मेरी बात सुनो, इन अ सर्कुलर मोशन इन यूनिफॉर्म स्पीड, एक मुझे बात बताओ, वेलोसिटी का मतलब होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी है और इसके अंदर डायरेक्शन भी है। तो जरा चेक करो क्या मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है? नहीं,
क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। लेकिन क्या डायरेक्शन में चेंज आ रहा है? हाँ। और अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा, इसमें चेंज आ रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज, तो क्या वेलोसिटी में चेंज माना जाएगा? अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वेलोसिटी तो दोनों चीजों से मिलकर बन रही है ना, तो डायरेक्शन में भी अगर चेंज आ गया तो इसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा। अरे याद करो, रदरफोर्ड मॉडल में भी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो पक्का इसमें ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ कि नहीं हुआ? यानी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से भी घूम रहा है तब भी वो एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो तब भी चेंज हो ही रही है। तो डायरेक्शन में चेंज हो या मैग्नीट्यूड में चेंज हो, किसी एक में भी चेंज आ गया तो चेंज इन वेलोसिटी माना जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है बच्चों? एक्सेलरेशन यहाँ पर लग रहा है v²/r। ये आपको याद रखना है, कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर मैं पूछूं सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल वाला। तो मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू ये पुट कर दो, mv²/r। कोई दिक्कत? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? mv²/r। समझ में आ गया सबको? चले आगे। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल रोड। देखो रोड तो लेवल है बट पाथ सर्कुलर है। कुछ समझ में आया? अभी नहीं आया होगा। आप इमेजिन करो, आप पार्क में गए हो, पार्क में, और वो पार्क सर्कुलर है और उसके हर पार्क के साइड में वो क्या होता है? फुटपाथ, जिसपे चलते हैं लोग, भागते हैं। तो अब जब उसको ऊपर से देखोगे तो कैसा नजर आएगा? सर्कल नजर आएगा। आप इमेजिन करो टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हो हेलीकॉप्टर से, तो आपको वो पार्क कैसा नजर आएगा? बस इतना बता दो। पक्का ऐसा ही आएगा ना? यही वो ट्रैक है जिस पर आप भागते हो रोज, ये उसका सेंटर है। समझ गए? अब हम पार्क की बात नहीं कर रहे हैं। इमेजिन कर लो ये रोड है, ये जो है ना, ये पाथ आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? रोड है और इस पर एक गाड़ी चल रही है। क्या चल रही है बच्चों? गाड़ी। तो गाड़ी ऊपर से देखोगे तो कैसी दिखेगी? मुझे उम्मीद है ऐसी ही दिखेगी, कुछ कुछ। सही है ना? ये कार है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन ऑफ अ कार ऑन ए लेवल रोड बट सर्कुलर पाथ। तो देखो पाथ तो सर्कुलर हो गया, लेकिन ये लेवल रोड का मतलब अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। अब बच्चों इमेजिन करो, इसी कार को मैं यहां सामने खड़ा होकर देख रहा हूं। सारा महसूस करने का खेल है। फील करो, महसूस करो मैं क्या बोल रहा हूं, सब समझ में आ जाएगा। देखो सारी 100% चीज डायग्राम से नहीं समझा सकता मैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो और देखो, आ जाएगा समझ में। मैं इस कार को ठीक सामने से यहां से खड़े होकर देख रहा हूं, तो जो मुझे ऊपर से देख रहा है, ये जो टॉप व्यू हेलीकॉप्टर में बैठ के देख रहा है, उसको ये पार्क गोल नजर आएगा और ये कार का टॉप व्यू ऐसा नजर आएगा। अब बच्चों चेक करो, उसको मेरी बॉडी में क्या, मेरा सिर नजर आएगा खाली? हाँ या ना? अब मैं इस कार को सामने से देख रहा हूं, तो बच्चों बताओ ये गाड़ी क्या करने वाली है? मुझे आके टक्कर मारेगी क्या? नहीं, गाड़ी यहां से टर्न हो जाएगी। समझ में आ गया? ये टॉप व्यू है बच्चों। इस पार्क का जो पाथ का रेडियस है उसको मान लेते हैं r। अब जरा महसूस करो इस चीज को बच्चों। अगर ये गाड़ी धीरे चल रही है तो धीरे धीरे तो आराम से चल पाएगी, इस ट्रैक पे ऐसे करके चल पाएगी ना। लेकिन अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूं, तेज कर दूं, तो क्या ये सर्कुलर पाथ पे मेंटेन हो पाएगी? अरे वीडियो गेम तो खेला होगा कभी जिंदगी में, नीड फॉर स्पीड कार का कोई गेम खेला है? तो गाड़ी जब अचानक से शार्प टर्न आता है और आप उसको नहीं टर्न कर पाते गेम में, तो गाड़ी टर्न की वजह से स्किड हो जाती है, साइड में खिसक जाती है या पलट जाती है। हाँ या ना? तो बच्चों ये गाड़ी मान लो बहुत स्पीड से आ रही है, तो क्या ये टर्न ले पाएगी? यहाँ पे ये स्किड नहीं हो जाएगी, खिसक नहीं जाएगी?
सर्कुलर पाथ से बाहर नहीं निकल जाएगी, हाँ या ना? और यहाँ तो कोई रस्सी भी नहीं जुड़ी हुई। क्या यहाँ पे कोई सर्कुलर पार्क के सेंटर में पोल है और रस्सी जोड़ रखी है और गाड़ी कितनी तेज में चला लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो नहीं है। इसके सेंटर में कोई रस्सी तो जुड़ी नहीं है, तो अगर आपने गाड़ी तेज चलाई वो बाहर निकल जाएगी सर्कुलर पाथ से, किसी लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा तेज हो गई तो। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको अभी सर्कुलर पाथ में मेंटेन रखा हुआ है, बाहर नहीं जाने दे रहा? वो है फ्रिक्शन। आप इमेजिन करो, जैसे ही गाड़ी थोड़ा तेज होगी वो बाहर जाना तो चाहेगी, पर टायर का फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन की वजह से वो जाना बाहर चाहती है, फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, तो उस वजह से ये काफी हद तक तो इस सर्कुलर पाथ में मेंटेन रहेगी। बात समझ में आ गई? लेकिन आपने स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो ये स्किड हो जाएगी, या आप ये कहोगे सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएगी, या आप ये भी कह सकते हो कि ये बड़े रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में आ जाएगी। दोनों बातें सही है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? देखा है ऐसा होता है, महसूस कर पा रहे हो? अब हम इसका डायग्राम बनाने वाले हैं फ्रंट व्यू से, मतलब यहां पर मैं खड़ा हूं और मैं सामने से इस कार को देख रहा हूं। तो बच्चों सामने से जब मैं देखूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा? तो मुझे ऐसा नजर आएगा, ये है रोड और इसके ऊपर ये रही गाड़ी। बच्चों हंसना मत, मैं गाड़ी बनाने जा रहा हूं। जो भी थोड़ी बहुत मुझे ड्राइंग आती है, ये मैंने रोल्स रॉयस गाड़ी बना दी बच्चों। वो सुन लेंगे ना रोल्स रॉयस वाले, आगे डिफेमेशन का केस डाल देंगे, कहेंगे आपने बहुत ही गंदी गाड़ी बनाई है। और समझ गए ना बच्चों? ये गाड़ी सामने से, अब आप चेक करो, ये कार, मैं यहां खड़ा हूं और मैं सामने से जब देखूंगा तो फ्रंट व्यू मुझे कैसा नजर आएगा? ऐसा। चलो इसके सामने खड़े हो ही जाता हूं, ये मैं इसके सामने खड़ा हो गया, ये मैं हूं और ये गाड़ी है सामने से, इसको मुझे ऐसे नजर आएगा। पर बच्चों ये गाड़ी आकर यहाँ पर मुझे हिट तो करेगी नहीं, वो यहाँ पर आकर टर्न हो जाएगी। तो चेक करो, ये कार सामने आकर इधर की तरफ मेरे फेस की तरफ आगे से टर्न हो जाएगी, हाँ या ना? समझ पा रहे हो? और वैसे भी ये पीछे से जो आ रही है, पीछे से ये घूमती हुई आ रही है इधर से, इस पाथ से ऐसे करके, अब ये सामने आके इधर निकल जाएगी। बात समझ गए? अब बच्चों चेक करो, इस जो ये गाड़ी बाहर खिसकना चाह रही है इस तरफ, क्योंकि याद रखना ये सर्कुलर मोशन में भी है और अच्छी खासी स्पीड से आ रही है। मान लो इसकी वेलोसिटी जो है आगे की तरफ, जो इस वेलोसिटी से आ रही है, v वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है? ये गाड़ी आगे आ रही है v वेलोसिटी से, तो ये बाहर भागना चाहेगी सर्कुलर पाथ से। अगर ये बाहर खिसकना चाह रही है तो यहां पर फ्रिक्शन क्या लगेगा बच्चों? इसको F1 नाम दे देते हैं, यहां पर F2 फ्रिक्शन लगेगा। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना बनेगा इस टायर का, और इस टायर का कुछ और बनेगा, तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन इसके सेंटर पे बनेगा R। नॉर्मल रिएक्शन को देखो, इसका नॉर्मल रिएक्शन मान लो R1 है, इसका R2 है, तो फिर टोटल R इक्वल टू कितना हो गया? R1 प्लस R2। समझ में आ रहा है? और गाड़ी का जो टोटल मास होगा वो कितना होगा? mg। दोनों को सेपरेट सेपरेट डील करने से अच्छा है आप इकट्ठा इसको समझ लो। टोटल जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना है? जितना इस पहिए पे और इस पहिए पे लगा, F1 और F2 का सम, मतलब सॉरी, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन लगा दैट इज R1, इसका R2, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा गाड़ी के मास से, वेट से। अब आप चेक करो, ये गाड़ी बाहर जाना चाह रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा? Fc इधर। देखो वैसे तो वो सेंटर की तरफ लगता है, बट गाड़ी बाहर भागना चाह रही है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में होता है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्ट भागना चाह रहा है बाहर। लेकिन जरा एक बात बताओ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होता है ना, तभी तो सर्कुलर पाथ में मेंटेन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इधर, और लेफ्ट साइड में बच्चों टोटल फोर्स क्या लग रहा है? F1 प्लस F2, मतलब इन दोनों टायर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उनका सम।
इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं, पहले इतना बता दो। समझ में आ गया? अरे बहुत ही सिंपल केस है, ये गाड़ी लेवल रोड पे है। अब तुम्हें समझ में आया बच्चों लेवल रोड का मतलब क्या है? मोशन ऑफ अ कार ऑन ए लेवल रोड। लेवल मतलब प्लेन रोड है बट सर्कुलर पाथ, पाथ सर्कुलर है। तुम लोगों ने वीडियो गेम में ये भी देखा होगा, अगर बहुत शार्प टर्न आता है तो ऐसे कई बार ऐसे जो साइड्स होते हैं वो ऐसे ऊंचे उठा दिए जाते हैं, एलिवेटेड कर दिए जाते हैं। या कभी हाईवे वगैरह पे गए हो, वहां पे जब टर्न आता है तो आपने देखा होगा अगर मुझे गाड़ी इधर मोड़नी है तो इस तरफ अगर मोड़नी है तो थोड़ा इस साइड थोड़ा ऊंचा होता है इसके। कभी देखा है? अब महसूस करना, देखना जाके। अगर आप किसी हाईवे पर गाड़ी चला रहे हो और टर्न आ गया, शार्प टर्न है, तो वो एक प्लेन नहीं रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। अगर आपको इधर टर्न जाना है तो थोड़ा रोड टेढ़ा कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पर रोड कैसा है? प्लेन है, मतलब गाड़ी सीधी आ रही है और सीधी इधर मुड़ जाएगी। तो रोड कैसा है? फ्लैट। क्लियर हो गया? और चेक करो यहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चों। F1 की जगह मैं लिख सकता हूँ म्यू R1। उस वाले फिगर को देखो, फ्रिक्शन इसमें कितना लग रहा है? म्यू R1। F2 कितना हो गया? म्यू R2। सही है गलत है? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन जो टोटल R है दैट विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। हाँ है ना? तो जो नॉर्मल रिएक्शन R है वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg को, यानी mg इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू क्या है? R1 F1 अपॉन म्यू। या एक काम करते हैं ना, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2, या R इक्वल टू mg लिख दो खाली। R इक्वल टू mg which is equal to R1 plus R2। अब आप चेक करो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, तभी तो वो सर्कुलर पाथ में मेंटेन है। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा लग गया, फ्रिक्शन कम रहा, तो ये बाहर स्किड हो जाएगी गाड़ी। हाँ या ना? यानी मैं लिख सकता हूँ Fc इज इक्वल टू F1 प्लस F2। सही है गलत? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r। m इज द मास ऑफ कार, ये सारी चीजें लिख लेना। m क्या है? ऑब्जेक्ट का या कार का मास, v इज द वेलोसिटी और r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू चेक करो क्या है? म्यू R1 प्लस म्यू R2। सही है? इन दोनों में कॉमन क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू ब्रैकेट में R1 प्लस R2। बच्चों R1 प्लस R2 की जगह क्या मैं R लिख सकता हूं? तो क्या हो जाएगा चेक करो, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू r, क्योंकि R1 प्लस R2 r के इक्वल है। तो mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू म्यू mg, क्योंकि जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन है वो गाड़ी के वेट के बराबर है। m से m कट जाएगा तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? म्यू rg। चेक करो ये r इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg। अब यहां पे एक बात बच्चों याद रखना, मैंने तुम लोगों से कहा था कि अगर एक लिमिटेड स्पीड से ज्यादा स्पीड हो गई कार की तो ये सर्कुलर पाथ में मेंटेन नहीं रह पाएगी, इधर की तरफ स्किड हो जाएगी, बोला था ना। तो वो मिनिमम लिमिटेड स्पीड क्या होनी चाहिए? समझ में आ गया? वो मिनिमम लिमिटेड स्पीड क्या होनी चाहिए? म्यू rg या अंडर रूट म्यू rg। यानी कि मैं लिख देता हूं, टू मेंटेन द कार ऑन इन सर्कुलर पाथ, तो जो वेलोसिटी है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू, या तो इससे कम हो या इसके बराबर तक भी हो तो भी काम चल जाएगा। तो मुझे यहाँ v max लिखना चाहिए। v max मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा मत लेना, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इससे ज्यादा अगर वेलोसिटी हो गई तो वो स्किड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वेलोसिटी जो है वो लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट म्यू rg होना चाहिए। v max
टू मेंटेन द कार इन सर्कुलर पाथ मैक्सिमम वेलोसिटी म्यू आर जी अंडर रूट म्यू आर जी से या तो कम या उसके बराबर होनी चाहिए। इफ वेलोसिटी ऑफ कार एक्सीड्स दिस वैल्यू देन तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इट विल skid off from सर्कुलर पाथ से बाहर निकल जाएगी या फिर इट विल कंटिन्यू इट्स मोशन ऑफ सर्कुलर पाथ इन सर्कुलर पाथ ऑफ लार्जर रेडियस। थोड़े बड़े रेडियस वाले सर्कुलर पाथ में वो अपना मोशन कंटिन्यू करने लग जाएगी। अगर आपने इससे ज्यादा स्पीड बढ़ा दी तो ये बात सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? चले आगे। बच्चों मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इससे बचने के लिए कि कार जो है रोड से स्किड ना हो, हमारे पास एक जुगाड़ है। हमने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल लगाया, हमने थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी और हमें पता चल गया कि गाड़ी अगर टर्न हो रही है ना और आपकी स्पीड तेज है तो आपके लिए नया रोड तो बनेगा नहीं। मान लो पहाड़ों पे गाड़ी चल रही है, पहाड़ी इलाका, टर्न आ गया, आपकी गाड़ी स्किड हो गई, तो वहां कोई प्लेन सरफेस नहीं है कि चलो ठीक है काम चल जाएगा, उधर भी चला लूंगा गाड़ी बड़े रेडियस पे। आप सीधा पहाड़ से नीचे जाओगे हमेशा के लिए। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में क्या करें बच्चों, तो हम उस रोड को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर देते, टेढ़ा कर देते। इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। समझ में आ गया? मतलब अभी मैंने गाड़ी बनाई थी ना, यहाँ पे चेक करो, मैंने कार ऐसी बनाई थी सेम टू सेम। अब गाड़ी जो है ये सामने आके इधर टर्न होने वाली है, तो ये उधर की तरफ पक्का पलट जाएगी या स्किड हो जाएगी। तो मैंने रोड को कैसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अब आप चेक करो, ये गाड़ी आगे आएगी और इधर टर्न हो जाएगी और बहुत स्पीड से अगर आ रही है तो क्योंकि यहाँ पे स्लैंटिंग है तो ये उधर स्किड होने में दिक्कत होगी इसको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे पहले बैंकिंग ऑफ रोड को समझ लो होता क्या है। बैंकिंग ऑफ रोड मतलब हमने एक ऐसा जुगाड़ बनाया, हमने रोड के एक किनारे को ऊपर उठा दिया एज कंपेयर टू दूसरे वाले के। तो इसमें इन दोनों का डिफरेंशिएट कैसे करोगे? इसको बोलेंगे इनर एज, इसको बोलेंगे आउटर एज। क्योंकि जब कर्व, देखो कर्व कहीं भी अगर बनेगा, जहां टर्न मारना है आपको, टर्न करना है, वहीं पर ये प्रॉब्लम आने वाली है। तो जब भी आप टर्न करोगे तो मान के चलो अगर आप इधर ऐसे गाड़ी को टर्न कर रहे हो तो पूरा सर्कल बना के दिखाऊं या समझ में आ रहा है कि ये इनर एज हो गया, ये आउटर एज हो गया? क्योंकि जो सर्कुलर पाथ बनेगा ये छोटा सर्कल है, ये बड़ा सर्कल है, तो ये इनर एज हुआ सेंटर के कंपैरिजन में, ये आउटर एज हुआ। हाँ या ना? तो कौन सा वाला आप ऊपर उठाओगे, आउटर वाला या इनर वाला? आउटर वाला। इसको थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? हालांकि टॉप व्यू में वो चीज नहीं दिखेगी, पर अभी मैं इसको कोशिश करता हूं ड्रॉ करने की। देखो, इट इज अ सिस्टम ऑफ रेजिंग वन आउटर एज ऑफ रोड ऑफ कर्व्ड रोड as compared to inner edge। inner edge की कंपैरिजन में उसको रेज किया गया है as compared to inner edge, so that car will not skid from circular path। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो बच्चों फिर से उसी कार का एक बार बनाएं टॉप व्यू। वो कार जो सर्कुलर पाथ पर घूम रही है उसका टॉप व्यू बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना।
तो बच्चों टॉप व्यू में तो बिल्कुल वैसा ही फिगर दिखेगा जैसा अभी मैंने बनाया था, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये आउटर एज है और ये इधर वाला इनर एज है। और आप टॉप जब ऊपर से देखोगे तो आपको पता चल पाएगा कि आउटर एज ऊपर उठा हुआ है, ये इनर एज अंदर दबा हुआ है, नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? और गाड़ी यहाँ पर है और ये इसका सेंटर है, ये रेडियस हो गया और गाड़ी इधर आ रही है और उसकी वेलोसिटी है v। सही है? यानी टॉप व्यू बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा आपको प्लेन रोड का नजर आता है, जबकि ये रोड बैंक है, इसका आउटर एज ऐसे उठा हुआ है। तो अगर मैं इसको यहाँ सामने, ये तो टॉप व्यू हो गया इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, अगर मैं इसको सामने से यहां से देखूं तो बच्चों ये फिगर कैसा नजर आएगा? कोशिश करना समझने की। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे ना? अरे थाली देखिए, शायद मैंने फिगर सही नहीं बनाया, एक बार दोबारा बनाता हूं। अब समझ में आ रहा है? यानी ये जो आपको सरफेस नजर आ रहा है ना, ये जैसे कटोरा देखा है, कटोरी कटोरा थोड़ा ज्यादा ऐसा ऐसा मान लो, थोड़ा फैला हुआ है, तो गाड़ी इस हिस्से पर चल रही है, इस पर ऐसे घूम रही है। अब समझ में आया? मतलब गाड़ी जो चल रही है वो सीधे रोड पे नहीं है, वो रोड ही टेढ़ा है, वो उस पर उसको घुमाना है ऐसे करके। मौत का खेल देखा है, मौत का कुआं, गांव वगैरह में मेला लगता है, तो जो भी वीडियो भारतीय बच्चे देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे मौत के कुएं में वो क्या करता है, गाड़ी धीरे धीरे चलाते चलाते एकदम बिल्कुल वर्टिकल कुएं में ऐसे ऐसे चलाने लगते हैं। तो वहां पे यही कॉन्सेप्ट तो लग रहा है। वो नीचे गाड़ी क्यों नहीं गिर रही है, वो इस पाथ पर क्यों घूम रही है? क्योंकि वो इतनी तेज चला रही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर दे रहा है फ्रिक्शन को, और वो नीचे नहीं गिरेगा। फिर समझ में आ गया? ये पाथ इसका समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अब हम वेलोसिटी गाड़ी की कितनी करें, कितनी रखें ताकि वो गाड़ी स्किड ना हो। तो अब हमारे पास दो तरीके हो गए। अगर आप चाहते हो आपकी गाड़ी सर्कुलर पाथ से बाहर ना जाए, तो जब भी टर्न आएगा आप गाड़ी की सबसे पहले तो स्पीड कम कर दो। खुद को जिंदा रखना है ना, तो जब पहाड़ पे जाओगे गाड़ी चलाओगे, टर्न अगर आया तो आप गाड़ी की स्पीड स्लो कर लेना। और या फिर रोड पहले से ही उन्होंने कैसा बनाया होगा, जिधर भी टर्न आ रहा है एक साइड से ऐसा ऊंचा उठा दिया होगा। समझ में आ गया? तो यानी अब रोड कैसा है, ऐसा, और जितने एंगल से इसको ऊपर उठाया गया है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। यानी द एंगल ऑफ रोड विद हॉरिजॉन्टल बाय विच it is raised is called angle of banking। समझ में आ गया? तो ये है एंगल ऑफ बैंकिंग। तो ये उस रोड का आउटर एज है जो ऊपर उठा दिया, और ये इनर एज है। तो पक्का गाड़ी चल के इधर टर्न हो रही होगी, तभी तो अगर मान लो सीधी चलाऊंगा और टर्न मुझे इधर करना है तो मैं तो स्किड हो जाऊंगा। पर रोड अगर टेढ़ा होगा तो टेढ़ा होगा तो उस पर चढ़ के ऐसे निकल जाएगी गाड़ी, पर स्किड नहीं होगी। मतलब चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप देखो बहुत ही ज्यादा तेज चला रहे हो तो तब तो आप बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, चाहे रोड टेढ़ा करो चाहे कुछ करो। समझ गए? तो पहली बात तो गाड़ी की जो स्पीड है उसको नियंत्रित करना आपको आना चाहिए। तो अब जरा इसकी भी डेरिवेशन देख लेते हैं। ये वाला पार्ट इरेज कर दूं बच्चों, लिख लोगे? अब मैं आपके लिए सुंदर गाड़ी नहीं बनाने वाला, अब मैं थोड़ी काम चलाऊ गाड़ी बना रहा हूं। तो ये हमारी गाड़ी है, समझ में आ रहा है बच्चों? चेक करो इसका जो वेट है mg वो कहां जाएगा, नीचे। अगर ये गाड़ी उधर स्किड होना चाह रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। ये हो गया F। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन कहां जाएगा, ऊपर R। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, सीधा इस डायरेक्शन में, ना कि ऊपर।
कोई रस्सी से थोड़ी ऊपर खींच रहे हैं, सर्कुलर पाथ तो ये ऐसे करके इधर टर्न होगा ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया? जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग अपना ही एक्सिस टेढ़ा करके इसको वर्टिकल और इसको हॉरिजॉन्टल समझ लेते हैं, करते हैं ना ऐसा क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। आज हम लोग ऐसा नहीं करने जा रहे, आज हमारे लिए यही वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है। समझ गए बच्चों? तो चेक करो, अगर इस r को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे थीटा बनने वाला है, ये हो गया r cos थीटा, और इधर क्या बनेगा, r sin थीटा। अब इसका काम हो गया खत्म। समझ में आ गया? अब यहाँ पे f को देखो बच्चों, f इधर जा रहा है टेढ़ा, तो यहाँ पे अगर थीटा एंगल बनेगा, ऑब्वियसली यही बनेगा, चेक करो ना, ये रोड का बैंकिंग है थीटा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हुआ। तो अगर यहाँ थीटा बनेगा तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, f cos थीटा। इस f का एक कंपोनेंट नीचे जाएगा जो कि हो जाएगा f sin थीटा। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं? समझ में आ गया? अब चेक करो कौन किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों। r cos थीटा ये बैलेंस कर रहा है इन दोनों को मिलाकर, हाँ या ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, r cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस mg। बच्चों क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? बस मैंने f sin थीटा को इधर कर दिया। अब आप चेक करो fc को कौन बैलेंस कर रहा है बच्चों, ये दोनों मिलकर, हाँ या ना? यानी कि r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू fc, सेकेंड इक्वेशन। अब समझ में आया मैंने इसको इधर क्यों करा था, दोनों दिखने में एक जैसी लग रही है इक्वेशंस। अब मुझे एक बात और बता दो बच्चों साइड में आके, क्या मुझे तुम्हें ये समझाना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r है, जिसमें से m कार का मास, v कार की वेलोसिटी और r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है। पता है? क्या मुझे ये बताना पड़ेगा f इज इक्वल टू म्यू r होता है? तो अगर f/r आ गया कहीं पर तो मैं उसकी जगह म्यू पुट कर दूंगा। ये समझाना पड़ेगा क्या? लॉ ऑफ फ्रिक्शन में बता चुका हूं। तो बच्चों ये सारी वैल्यूज यहां जरा पुट करना। fc की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, mv²/r। समझ में आ गया? पक्का? तो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो सेकंड इक्वेशन में बच्चों चेक करो क्या नजर आ रहा है, r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, और इसके पास नीचे mg है। यहां तक कितने बच्चों को क्या समझ में नहीं आया? आ गया? इसमें तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करना है या सेकंड को फर्स्ट से करना है। ये कैसे पता चलेगा बच्चों? अभी हमने जब लेवल रोड पे बैंकिंग रोड की डेरिवेशन करी थी तो हमने वेलोसिटी फाइंड करी थी, याद है? तो यहां भी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट ऊपर न्यूमरेटर में रहेगा तो अच्छा है ना, इसीलिए सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना। वरना अगर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे तो गलत वो भी नहीं है, बाद में वेलोसिटी फाइंड करोगे, दोबारा रेसिप्रोकल करोगे, आंसर वही आएगा, ठीक है? इसके बाद आप क्या करो, डिवाइड each term of LHS by r cos theta। क्या मैथ्स में हम ये काम कर सकते हैं?
जैसे मान लो एक नंबर है ऊपर 5 नीचे है 6, क्या मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर सकता हूं ऐसे करके? हाँ, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ऊपर नीचे। हाँ, तो वही काम मैंने किया है, मैंने LHS में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को r cos थीटा से डिवाइड कर दिया। चेक करो, जब r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करोगे, r से r कटेगा, sin बाई cos क्या बन जाएगा? tan थीटा, प्लस f cos थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करोगे, cos से cos कटेगा, क्या बचेगा? f बाय r, एंड f बाय r इज म्यू। r cos थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करोगे, क्या बचेगा? 1 माइनस f sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करोगे तो sin अपॉन cos तो भैया tan बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे f है और ये r है, f अपॉन r क्या हो जाएगा? म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? m से m कट गया, v स्क्वायर बाय rg। यहां तक कोई दिक्कत? पर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो v स्क्वायर यही रहेगा, इज इक्वल टू rg, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे के साथ, म्यू प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? अभी काम खत्म नहीं हुआ है, हमको वेलोसिटी फाइंड करनी थी। तो बच्चों फाइनली वेलोसिटी क्या आ गई? वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट rg म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। यानी अब आपकी गाड़ी की वेलोसिटी लेवल रोड से तो थोड़ी ज्यादा हो गई है, उससे तो तेज चला सकते हो, लेकिन इतने से कम या इतने के बराबर रखना। देखो अगर आप v मैक्स लिखते हो, मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? तो इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन आपको स्किड नहीं करना है तो क्या करोगे? तो या तो इससे छोटा या इसके बराबर। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? टू मेंटेन द कार ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑन ए बैंक रोड, वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी। आ गया समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? चलो इसी में एक छोटी सी चीज और ऐड कर देते हैं। लेट म्यू इज इक्वल टू 0, फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो बच्चों वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? चेक करो, म्यू 0 हो गया, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो rg म्यू प्लस म्यू तो 0 हो गया ना, rg ऊपर बचेगा tan थीटा और 1 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा म्यू rg। चेक करो, ये वही वेलोसिटी आ गई जो हमने पीछे पढ़ा था। ओ सॉरी rg tan थीटा, rg tan थीटा, क्योंकि म्यू 0 हो जाएगा तो tan थीटा बचेगा, तो rg tan थीटा आपके पास आ जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां से आप चाहो तो tan थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। tan थीटा कैसे निकालोगे? चेक करो, अंडर रूट इधर आएगा तो v स्क्वायर बन जाएगा, v स्क्वायर के अपॉन में rg आ जाएगा, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय rg। और अगर आपको tan थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहीं से चेक करो, tan थीटा सॉरी सिर्फ थीटा फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg। समझ में आ गया? क्लियर है? चले आगे। इसकी फोटो खींचकर कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और एग्जाम में जब डिराइव करोगे तो ये सब बताना पड़ता है। m is the mass of object, v is its linear velocity, theta is the angle of banking। समझ में आ रहा है? तब आपको ये चीजें डिराइव करनी है, और आंसर जो भी आता है फाइनल उसको बॉक्स में बंद करना होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। हर साल एग्जाम में डेरिवेशन वाला जो पार्ट है उसमें ये जरूर आता है, तो जिन बच्चों को सिर्फ पास होने की पड़ी होती है वो ऐसी चीजें पढ़ के जाते हैं, और जिनको अच्छे मार्क्स लाने हैं वो भी पढ़ के जाते हैं। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।